पेपर दिया आप लोगों ने UT4? यस सर, दे दिया। UT4 में कुछ बताना है? पेपर होगा ना आप लोगों के पास, कुछ पूछना है? देखो मैं निकालता हूँ, देखो पेपर। हाँ जी बताइए, कुछ बताना है इसमें UT4 में? किसी का कोई प्रॉब्लम? क्वेश्चन 1 to 5, किसी का कोई प्रॉब्लम? 6 to 10, 11 to 15। कैसा हुआ देवेश? सर सही है सभी। गणेश आपका कैसा हुआ? सर नहीं दिया सर इस बार। क्यों? सर वो कुछ बाहर जाना पड़ा था, उस वजह से। अच्छा, गुनगुन तुम्हारा कैसा हुआ? यस सर, सही हुआ मेरा। रजीत? कर लिया सारा? सारे हो गए? क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 बताना है? यस। अच्छा, आशुतोष तुम्हारा कैसा हुआ? सर ठीक था। बढ़िया। वैभवी? सर ठीक था। ठीक था मतलब सब हो गया? हम्म। नो सर, कुछ क्वेश्चंस हैं अभी। तो बताना नहीं है ना कुछ? Question number 13. A positively charged particle enters a uniform magnetic field at theta equals to 90. Time is spent by the charged particle in the magnetic field, then the value of K is. अब इसमें प्रॉब्लम में कहा जा रहा है कि एक बाउंड्री लाइन दिखाई गई जिसके इधर में यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है अंदर की तरफ, और एक चार्ज पार्टिकल यहाँ से v वेलोसिटी से इंटर कर रहा है। तो जैसे ही ये एंट्री पाएगा, मैग्नेटिक फील्ड के कारण फोर्स लगेगा, v क्रॉस b का डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, इधर की तरफ। तो इस मैग्नेटिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में ये एक तरीके से एक सर्कुलर आर्क को ट्रेस करता हुआ जब इस सरफेस ऑफ डिसकंटिन्यूटी पे लौट के फिर से आएगा, अप टू दैट टाइम ये पाई का एंगल जो है वो सब्टेंड कर चुका होगा एट द सेंटर। बोलो भाई, है ना? ये पाई का एंगल सब्टेंड करने के बाद यहाँ से बाहर जाएगा। तो आपके पास जानकारी क्या है कि इसके द्वारा जो टाइम कंज्यूम होगा वो लिखा जाएगा पाई इंटू रेडियस ऑफ द सर्किल, जो कि आपको मालूम है mv/qv से आप लिखते हैं, और डिवाइडेड बाय स्पीड। ये टाइम स्पेंट इन द मैग्नेटिक फील्ड रीजन हो जाएगा। कारण कि आपको मालूम है कि स्पीड इसकी कांस्टेंट रहती है मैग्नेटिक फील्ड में मोशन के दौरान। तो आर्क लेंथ ट्रेवल डिवाइडेड बाय स्पीड से हम लोग लिख सकते हैं ड्यूरेशन ऑफ टाइम फॉर विच इट हैज बीन मूव्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड रीजन। ठीक है? तो ये जो इस पर्टिकुलर सेमी सर्किल की पेरीमीटर है डिवाइडेड बाय v, यानी कि पाई m/qv से लिखा जाएगा दिस विल बी द टाइम स्पेंट इन द मैग्नेटिक फील्ड रीजन।
अब इसी को आपको दिया गया है के पाई एम बाई क्यू बी, तो के की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ठीक है, सर क्वेश्चन नंबर 13। 13 ही तो है ये। 13 मेरे को जो पेपर मिला है उसमें तो यही 13 है। आपके में कौन सा 13 है? हेलो, यस सर, तो इसमें दूसरा क्वेश्चन दिया। दूसरा कुछ है क्या है? तो भेजो। यस सर। हमको जो पेपर मिला है उसमें 13 नंबर तो यही है, देखो ये 13 नंबर दिख रहा है। आपका पेपर अलग था क्या, इसका मतलब ऑनलाइन वालों का अलग होता है? हम्म। तो पता यूपी नहीं। का ही ना पेपर। हाँ? जसजीत, यस सर। भेजिए जो आपका समस्या है उसको पहले देख लें तो फिर आगे बढ़े। पिछले चैप्टर के एक्सरसाइज के प्रॉब्लम में कोई दिक्कत या असाइनमेंट में कोई दिक्कत किसी को? सर मैग्नेटिज्म में डाउट है। तो Yes. वो यस डाउट, सर। ये मैग्नेटिज्म ऑफ मैटर में ना? नहीं सर, उससे पहले वाले में। मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेट। मूविंग चार्जेस एंड अच्छा, मूविंग चार्जेस इन मैग्नेटिक फील्ड। अभी ये बताओ, ये हम अभी बुकलेट जो लाए हैं वो यही वाला है मेरे पास, वो लेते आएंगे अगले क्लास में। मैग्नेटिज्म एंड मैटर में अभी बता दो, कोई प्रॉब्लम है तो फटाफट उसको कर लो, तो नया चैप्टर शुरू करो, अदरवाइज फिर नेक्स्ट वाले क्लास में एक ही दो है या ज्यादा है? हाँ, पिछले चैप्टर सर का है 4 ज्यादा? है मेरे। 4 है, और लोगों के भी होंगे फिर तो। यस सर। यस सर। तो फिर बुकलेट ही लेके आना होगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि उसमें फिर आप लोग भेजते रहोगे, टाइम ज्यादा लगेगा, है ना। बुकलेट मैं सर लेके आ सेंड जाऊँ। कर दिए। हाँ, ये देख ले। The Earth's magnetic field at a certain point is itna Tesla. This field is to be balanced by a magnetic field at the center of a circular current carrying coil of radius by a suitably orienting it. If the coil has itna turns, then the required current up to the nearest integer, find value x. तो मैग्नेटिक फील्ड हमको दिया गया है, रेडियस ऑफ द सर्कल दिया गया है, तो आपके पास जानकारी है कि कोई भी अगर सर्कुलर हमारी कॉइल है, एन टर्न की है, इसमें करंट आई की फ्लो कर रही है और रेडियस इसका आर का अगर है, तो इसके द्वारा जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है वो म्यू नॉट एन आई डिवीजन में 2r से लिखते हो आप, है ना। और ये जो है अर्थ के द्वारा जो प्रोड्यूस होने वाली फील्ड है उसको काउंटर बैलेंस करना है, तो नेचुरल है कि मैग्नीट्यूड उसके बराबर होना चाहिए, है ना। तो आई की वैल्यू हो जाएगी b इंटू 2r डिवाइडेड बाई म्यू नॉट इंटू एन। तो b की वैल्यू आपको दी गई है 7 इंटू 10⁻⁵, 100 टन एंड 5 सेंटीमीटर। 7 इंटू 10⁻⁵
इंटू 2 इंटू रेडियस की जगह पे 5 इंटू 10⁻⁻2 म्यू नॉट की जगह पे 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 और n की जगह पे 100 लिख देना है भाई, है ना। तो ये हमको करंट को लिखने का इंफॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। Yes, sir. अब इसको सॉल्व कर दीजिएगा। Yes, sir. हाँ। 7 दूना 14, 14 15 10 70, 70 डिवीजन में 4 पाई और ये मिली में लिखना है तो 10 से ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं, मिली एम्पियर हो जाएगा ये। तो 700 डिवाइडेड बाई 4 पाई कर लो, मिली एम्पियर, ठीक है ना। Yes, sir. The calculation mistake. मैग्नेटिज्म ऑफ मैटर, किसी का कोई प्रॉब्लम? एक्सरसाइज बनाए हो ना मैग्नेटिज्म ऑफ मैटर आप लोग? अरे भाई बोलो। सर Yes, sir. कोई प्रश्न नहीं। हाँ, 5.1, 5.1 में कोई प्रॉब्लम? 5.2 कोई प्रॉब्लम? 5.2 असाइनमेंट फॉर स्टेप 1 1 to 5, 6 to 10, 11 to 15, 16 to 22. सर 16 वाला बता दें। 16, a circular coil of 20 turn and radius 10 centimeter carrying a current of 0.8 ampere. A rest base is plane normal to an external magnetic field of magnitude this. When coil is turned by 30 degree, find the magnitude of field torque on the coil. तो m क्रॉस b से लिखते हो भाई टॉर्क, है ना। इनिशियली जो है कॉइल का जो प्लेन है वो फील्ड के परपेंडिकुलर है, ये आपको दिया गया है। यस सर। तो इनिशियली जो है फील्ड वेक्टर और एम वेक्टर के बीच का एंगल 0 का है, तो 30 डिग्री पे घुमा दिया तो ये आपका एम वेक्टर का डायरेक्शन हो गया, ये बी वेक्टर का डायरेक्शन हो गया, दोनों के बीच का एंगल 30 डिग्री का है। और एम का जो मैग्नीट्यूड है वो आपको मालूम है कि कैसे लिखते हो कॉइल का, आई इंटू पाई आर स्क्वायर इंटू एन, ये इसका डाइपोल मोमेंट का रिप्रेजेंटेशन है भाई, आई इंटू एरिया इंटू एन। यस सर। तो जो टॉर्क है वो आपको मालूम है कि लिखा जाता है एम क्रॉस बी से। यस सर। तो टॉर्क का जो मैग्नीट्यूड हो जाएगा वो हो जाएगा एम इंटू बी इंटू साइन 30 डिग्री का।
तो ये हो जाएगा आई इंटू पाई आर स्क्वायर एन इंटू बी साइन 30 की वैल्यू 1/2। इसमें आप सारी वैल्यूज को प्लेस करके कैलकुलेट करेंगे। पाई हो गया, करंट है 0.8 एम्पियर का तो 0.8 हो गया, रेडियस है 10 सेंटीमीटर यानी कि 0.1 का स्क्वायर हो जाएगा, नंबर ऑफ टर्न्स है 20 तो 20 हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड है 2 इंटू 10⁻⁻ का 2 टेस्ला तो 2 इंटू 10⁻⁻2 डिवाइडेड बाई 2। ये कैलकुलेट कर लीजिए, दिस विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ द टॉर्क। ठीक है बेटा। Okay, sir. तो 16 to 22 एनी प्रॉब्लम किसी का? तो आओ थोड़ा स्टेप 2 में देख लेते हैं। 1 to 5 6 to 10 11 to 15 16 to 20 21 to 25 26 to 30 31 to 35 36 to 40 41 to 45 45. 45 choose the correct option। ट्रू डीप इज ऑलवेज इक्वल टू अपर डीप, ये तो आपको मालूम है कि अलग अलग प्लेन में जो डीप एंगल होता है वो अलग अलग मिलता है। दूसरा कहा जा रहा है कि ट्रू डीप इज नॉट मैथमेटिकली रिलेटेड टू द अपर डीप, तो ट्रू डीप और अपर डीप के बीच का रिलेशन भी आपको मालूम है कि टेन डेल्टा जो है वो लिखा जाता है टेन डेल्टा डैश इंटू कॉस थीटा से ना भाई। Yes, sir. Yes. ट्रू डीप इज लेस देन द अपर डीप, ट्रू डीप अपर डिप से छोटा होगा, वो आपको इस रिलेशन से दिख रहा है कि सही है ना। कॉस थीटा की वैल्यू कभी एक से बड़ी तो होती नहीं है भाई, तो ट्रू डिप की वैल्यू जो है लेस होगी अपर डिप से, ये आपका इंफॉर्मेशन सही है ना। ठीक है, एंड ट्रू डिप इज Yes, sir. ऑलवेज ग्रेटर देन द अपर डिप, तो ये भी गलत हो गया। तो तीसरा वाला इंफॉर्मेशन सही है, क्लियर। Yes. कॉस थीटा की वैल्यू जो होती है वो हमेशा एक से छोटी ही होती है, और टेन की वैल्यू आपको मालूम है कि 0 से 90 के बीच में जैसे जैसे एंगल बढ़ता जाता है वैसे वैसे बड़ा होता जाता है, इसलिए डेल्टा की वैल्यू डेल्टा डैश से हमेशा छोटी ही होगी। और बराबर कब हो सकती है? केवल तब जब आपका जो प्लेन है वो मैग्नेटिक मेरिडियन का प्लेन हो, यानी कि थीटा की वैल्यू 0 हो जाएगी। फोर्टी सिक्स टू 49
चलिए, तो मान ले क्या कि ये वाला चैप्टर तो क्वेश्चन के साथ हो गया आपका, है ना? मान लिया जाए। यस सर। और पिछले चैप्टर के प्रॉब्लम्स आप पूछ लेंगे, नेक्स्ट वाले में नहीं होगा तो अगर मुझे ध्यान रहा तो मैं लेता ही आऊंगा, अगर मैं 1-2 दिन में क्लास लग गई तब तो याद रहेगा ही रहेगा। तो लेट हो जाएगा तो फिर नहीं होगा, तो आप पहले से जो है तैयार रहिएगा, भेज दीजिएगा ना चैट में, ठीक है? यस सर। प्रॉब्लम्स तो उसको डिस्कस कर लेंगे। अभी नया चैप्टर शुरू कर दूं क्या? यस सर। गुनगुन कुछ कह रही हैं आप? नो सर। तो नया चैप्टर जो है वो फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है ना? फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को समझने से पहले हम लोग जो है, पहले तो जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड का किसी पर्टिकुलर सरफेस के लिए फ्लक्स लिख रहे थे, उसी तरीके से हम लोग मैग्नेटिक फील्ड का भी जो है किसी पर्टिकुलर सरफेस के करेस्पॉन्डिंग फ्लक्स का इंफॉर्मेशन जो है वो बना सकते हैं। और बेसिकली जो है किसी भी सरफेस से फ्लक्स का जो बाउंडेशन है वो इसी बात का मेजरमेंट है कि कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन उस सरफेस को पियर्स करके एक साइड से दूसरी साइड को अपना अपीयरेंस ले रही है। जितनी फील्ड लाइंस उस सरफेस को पियर्स करके एक साइड से दूसरी साइड को जा रही होंगी, आप कहोगे कि वो सरफेस उतना ही बड़ा मैग्नेटिक फील्ड का फ्लक्स जो है वो बाउंड कर रहा है, ठीक है ना? अगर मान लो कि कहीं पे मैग्नेटिक फील्ड का अपीयरेंस है, कुछ इस तरीके से आपका फील्ड है, मान लीजिए यूनिफॉर्म, एक तरीके से मैंने दिखा दिया अभी फिलहाल जस्ट समझने के लिए। और वहां पे अगर हम कोई एक सरफेस को प्लेस कर रहे हैं तो उस सरफेस से कितनी फील्ड लाइंस पियर्सिंग है उनको अगर हमको जज करना है तो बड़े आसानी से आपको ये चीज की इंफॉर्मेशन बनेगी कि जहाँ पे हमने सरफेस प्लेस करा है उस सरफेस पे फील्ड इंटेंसिटी क्या है। इस बात पे डिपेंडेंसी आएगी उस नंबर ऑफ फील्ड लाइंस की पियर्सिंग की, एज वेल एज वो जो सरफेस आपने कंसिडरेशन में ले रखा है उसकी एरिया क्या है उस पे वो डिपेंडेंट होगा, एज वेल एज इस बात पे भी डिपेंडेंट होगा कि वो पर्टिकुलर जो एरिया है उसकी आपने ओरिएंटेशन क्या रखी है ना? जैसे ये वाला फिगर को देखें तो हमने एरिया को ऑलमोस्ट इस सर फील्ड लाइन के परपेंडिकुलर प्लेस करा है। सेम एरिया को अगर मान लो कि हम ऐसे प्लेस कर देते हैं एक समवॉट डिफरेंट एंगल पे विद दिस पर्टिकुलर फील्ड लाइन, तो हमें आसानी से दिख जाएगा कि जो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पियर्सिंग टू दिस पर्टिकुलर एरिया होंगी उनकी संख्या जो होगी दैट विल बी रिड्यूस, कम हो जाएगी, है ना? तो यस सर। फ्लक्स बाउंडेड जो होगा दैट विल बी स्मॉलर इन दिस केस। जैसे हम लोग पीछे में इलेक्ट्रिक फील्ड का फ्लक्स लिख रहे थे तो किसी एलिमेंटल एरिया के लिए जो फ्लक्स लिखना था तो डी फाई फॉर द एलिमेंटल एरिया ई डॉट डी एस लिख रहे थे, है ना? इधर में भी बी डॉट डी एस अगर हम करते हैं तो दिस विल गिव यू द फ्लक्स बाउंडेड बाय द एलिमेंटल एरिया। मैथमेटिकली, फिजिकली कितनी फील्ड लाइंस पियर्स करके एक साइड से दूसरी साइड को जा रही हैं दैट विल बी द फिजिकल मेजरमेंट। और मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है? बी डॉट डी एस। अब रही बात
डीएस को वेक्टर के रूप में दिखाने का, तो क्राइटेरिया जैसे आपको पीछे में बताया गया सिमिलर वे में आपको यहाँ भी क्राइटेरिया को चूज करना है भाई। कोई भी अगर एलिमेंटल एरिया हम कंसिडरेशन में लेते हैं तो उस एलिमेंटल एरिया का जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन होगा, दिस परपेंडिकुलर डायरेक्शन शुड बी चोजन एज द डायरेक्शन ऑफ एलिमेंटल एरिया वेक्टर। ठीक है, परपेंडिकुलर टू दैट एलिमेंटल एरिया हम एलिमेंटल एरिया वेक्टर का डायरेक्शन लेंगे। तो बी डॉट डीएस करेंगे तो दैट विल गिव यू द फ्लक्स बाउंडेड बाय दैट पर्टिकुलर एलिमेंटल एरिया, एंड देन आफ्टर if we integrate it for the whole surface, then we can get the flux bounded by that surface. तो integrate करना है b dot of ds for the whole area, है ना। WA लिख देते हैं होल एरिया के लिए, है ना। पूरे एरिया के करस्पॉन्डिंग जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो वी विल गेट द टोटल फ्लक्स बाउंडेड बाय दैट एरिया। इंफॉर्मेशन बिल्कुल वैसा ही है जैसा हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के दौरान यूज करते रहे। ठीक है, तो वो आपको भूला नहीं होगा हमें लगता है। तो बिल्कुल उसी तरीके Yes, से sir. यहाँ भी आपको फ्लक्स को लिखना है। ठीक है भाई, Yes, sir. और बड़े आसानी से आपके पास इंफॉर्मेशन ये है कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं दे आर ऑलवेज क्लोज लाइंस, न तो कहीं से ओरिजिनेट होती हैं और न ही कहीं पे टर्मिनेट होती हैं। तो कोई भी अगर एक वॉल्यूम को इनक्लोज करने वाली एरिया लेंगे, एरिया इनक्लोजिंग ए वॉल्यूम, देन जितनी फील्ड लाइन इस पर्टिकुलर एरिया को पियर्स करके इंटर करेंगी भाई, उतनी फील्ड लाइन नेसेसरली जो है वो आउट गोइंग भी होंगी। तो आउट Yes, sir. गोइंग के करस्पॉन्डिंग अगर हम पॉजिटिव रिप्रेजेंटेशन फ्लक्स का देते हैं तो इनकमिंग के करस्पॉन्डिंग उतना ही निगेटिव होगा। नेट जो फ्लक्स बाउंड होगा फॉर ए क्लोज सरफेस दिस विल बी जीरो। तो ये आपका गॉस थ्योरम हो जाएगा। बी डॉट ऑफ डीएस शायद पहले भी बताया है कभी, किसी भी क्लोज सरफेस के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड का फ्लक्स होगा इट विल ऑलवेज बी जीरो, है ना। तो फॉर ए क्लोज Yes, sir. सरफेस, फॉर ए क्लोज सरफेस इंक्लोजिंग ए वॉल्यूम, नोट करना गॉस थ्योरम करके, फॉर ए क्लोज सरफेस enclosing a volume, flux of magnetic field, flux of magnetic field is always zero, is always zero। ठीक है, क्यों भाई, ठीक है। Yes, sir. और कोई भी अगर ओपन सरफेस रहेगा तो उसके लिए फ्लक्स लिखना होगा, तो बी डॉट ऑफ डीएस करना है, एंड देन आफ्टर वी हैव टू इंटीग्रेट दैट पर्टिकुलर सरफेस फॉर द होल एरिया। जो भी एरिया की बात करनी है उस एरिया के करस्पॉन्डिंग हम उसका इंटीग्रेशन परफॉर्म करेंगे, तो वी विल गेट द टोटल फ्लक्स बाउंडेड बाय दैट स्पेसिफिक एरिया। क्लियर है। जैसे मान लो कि आपको बोला गया कि क्वेश्चन के रूप में ए ट्रायंगुलर लूप
equilateral triangular loop is placed near a infinitely long current carrying wire having current I as shown in figure. As shown in figure. Find the flux of magnetic field bounded by the loop. है ना? इस लूप के द्वारा कितना फ्लक्स जो है वो बाउंड होगा, ये आपसे पूछा गया। और फिगर क्या दिया गया है, ये हमारा इन्फिनिटली लॉन्ग वायर हो गया जिसमें करंट आई की फ्लो कर रही है, एंड दिस वायर इज इन द प्लेन ऑफ दिस पर्टिकुलर स्क्रीन। और ये जो है इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया, ये भी इस स्क्रीन के प्लेन में रखा गया है इक्विलेटरल ट्रायंगल। इसकी साइड लेंथ आपको गिवन है, एल की है, और ये वायर से जो इसका वर्टेक्स ये वाला है, ये भी एल के सेपरेशन पे है मान लो। ठीक है ना? आपसे पूछा जा रहा है कि व्हाट विल बी द फ्लक्स बाउंडेड बाय दिस पर्टिकुलर ट्रायंगुलर लूप। तो आपके पास इंफॉर्मेशन क्या बनेगा भाई, कि अगर आपने इस वायर में फील्ड जनरेट करा, करंट फ्लो कराया है, तो इस वायर की वजह से इस लूप के किसी भी लोकेशन पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगी दैट विल बी इनवर्ड, अंदर की तरफ होगी। यस सर। है ना? अंदर की तरफ फील्ड होगी। कैसे लिखा जाता है फील्ड का डायरेक्शन? तो करंट की तरफ अंगूठा को रख के वायर को आपको राइट हैंड के फिंगर से कर्ल करना होता है। उंगलियां जैसे जैसे घूमती हैं वो फील्ड के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करती हैं। ठीक है? और साथ में Yes, sir. जो वायर की वजह से किसी आर सेपरेशन का कोई पॉइंट है, तो वहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उसको लिखने का फॉर्मूला है म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर से आप लिखते हो। है ना? वायर से मैग्नेटिक फील्ड को, यानी कि वायर से जो सेपरेशन है उसका हमारा फंक्शन होता है, ये आपके पास नोन इन्फॉर्मेशन। तो अगर हम लोग क्या करें कि इस ट्रायंगुलर लूप में से एक ऐसे स्ट्रिप उठावे, है ना, यहाँ से वाई डिस्टेंस पे डी बिट का अगर हम लोग ऐसे स्ट्रिप लेते हैं, तो इस स्ट्रिप के लोकेशन पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगी दैट पर्टिकुलर फील्ड कैन बी रिटन एज म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2 पाई वाई लिखा जाएगा। दिस विल बी द मैग्नेटिक फील्ड। यस सर। और अगर मान लो कि हम इस पर्टिकुलर फील्ड के लिए इंफॉर्मेशन है कि वो हमारे इस प्लेन के परपेंडिकुलर होना है, अंदर की तरफ होना है, तो इसके लिए फ्लक्स लिखना चाहते हैं, तो सीधे सीधे ये जो रेक्टेंगल बन रहा है इस रेक्टेंगल की एरिया से मल्टीप्लाई कर दें, तो हमें जो है वो
फ्लक्स बाय दिस एलिमेंट के बारे में जानकारी हो जाएगी, है ना। यस सर। तो इस एलिमेंट के एरिया के लिए हमको क्या चाहिए, ये y की वैल्यू चाहिए कि ये y क्या क्या वैल्यू है, ये हमको रिक्वायर्ड है ना। तो बड़े आसानी से हमको क्या दिख जाता है भाई कि यहाँ से ये जो सेपरेशन होगा इट कैन बी रिटन एज y माइनस एल, लिखा जा सकता है क्या। यस सर। और इसकी पूरी जो हाइट होगी वो आपके पास जानकारी है कि ये लिखा जाएगा L sin 60 से, यानी कि L√3/2 से, यस सर। है ना। लिखा जाएगा। यस तो सर। अगर हम लोग जो है वो प्रॉपर्टी यूज कर लेते हैं सिमिलर ट्रायंगल का, तो यहाँ से यहाँ तक की ये जो लेंथ है जिसको मान लो कि हम x का नाम देते हैं, तो बड़े आसानी से हम लोग लिख सकते हैं क्या भाई कि x डिवीजन में L डिवाइड √3/2 ये इक्वल हो जाएगा किसके, y माइनस एल डिवीजन में x डिवीजन में l, x डिवीजन में l की जो वैल्यू है ये लिखा जा सकता है y माइनस एल डिवीजन में L√3/2 लिखा जा सकता है क्या। हाँ, सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी अगर यूज करा जाए तो, यस सर। यानी कि x के बारे में हमको इंफॉर्मेशन क्या बन गया कि ये लिखा जा सकता है y माइनस एल का 2 गुना डिवीजन में √3 लिख सकते हो। तो जो फ्लक्स होगा अकॉर्डिंग टू आवर डिस्कशन, एरिया वेक्टर और फील्ड वेक्टर दोनों सेम डायरेक्शन के हो जाएंगे, परपेंडिकुलर टू दैट एरिया वी हैव टू चूज द एरिया वेक्टर डायरेक्शन। तो एरिया वेक्टर और फील्ड वेक्टर दोनों सेम डायरेक्शन के हो गए तो सिंपली हम लोग क्या करें, एरिया और फील्ड को मल्टीप्लाई कर दें तो वी कैन गेट द फ्लक्स। तो म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2πy मल्टीप्लाइड बाई 2 y माइनस एल डिवीजन में √3 इंटू dy लिखा जा सकता है क्या। ये हमारा फ्लक्स हो जाएगा जो चूज किया गया यस एलिमेंट है सर। उसके द्वारा। अब इसी को हमको इंटीग्रेट करना है इस ट्रायंगल के इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट के बीच में, यानी कि यहाँ के लिए y की जो वैल्यू है वो L, और यहाँ के लिए जो y की वैल्यू है कितना है भाई L प्लस √3 L/2। L√3/2। यस सर। ठीक है ना। तो पहले तो हम लोग इंटीग्रेट करने के पहले इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं जिससे हमारा एक्सप्रेशन जो है वो इंटीग्रेशन आसानी से लिखा जा सके। तो क्या करते हैं कि इसको म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई, ये 2 से 2 को कैंसिल कर दिया, √3π कर लेते हैं और इस पाई को इस ब्रैकेट के अंदर कर देते हैं तो 1 माइनस एल बाई वाई इंटू डी वाई लिखा जा सकता है क्या इसको ऐसे भी। बोलो भाई। यस सर। और इसको हमको इंटीग्रेट करना है कहाँ से कहाँ तक, यल से लेकर के L प्लस यल L√3/2। √3 प्लस 1 तक ना। यहाँ के लिए y की वैल्यू यल है और यहाँ के लिए y की वैल्यू है यल प्लस L√3/2। तो ये हमारी लिमिट हो गई इंटीग्रेशन की, क्यों भाई ठीक है। यस सर। और ये इंटीग्रेशन 0 से 5 की हो गई और इसके द्वारा कितना फ्लक्स बाउंड हुआ उसका इंफॉर्मेशन हो जाएगा 5 दैट इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई
डिवाइडेड बाई √3 पाई, और ये इंटीग्रेशन हो जाएगा y, और यहाँ से l तो बाहर हो गया ln y, और लिमिट यहाँ पे हमारी हो गई l √3/2 + 1। तो फ्लक्स के लिए इंफॉर्मेशन बना कि ये लिखा जाएगा μ0I/√3 पाई, अपर लिमिट रख दीजिए इसमें, और फिर लोअर लिमिट रख करके सब्ट्रैक्ट करिए। तो पहले वाले में रखेंगे तो √3/2l बच जाएगा, है ना, अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को घटाने पे, और माइनस का l तो इधर से बाहर रहेगा, है ना, और इसमें अपर लिमिट रखेंगे तो ये हो जाएगा ln l√3/2 + 1 और डिवाइडेड बाई l। ये मिलेगा क्या भाई लिमिट रखने पे, बताना। यस सर। मिलेगा जगजीत, यस सर। कोमल, कोमल, यस सर। ठीक है। यस सर। अब इसको थोड़ा सा हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। मान लो तो ये l√3/2 को मान लो कि कॉमन निकालते हैं, तो μ0I डिवीजन में √3 पाई और √3/2l को बाहर निकालता हूँ तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे माइनस का 2/√3 आएगा, और ये ln हो जाएगा कितना 2 + √3 डिवाइडेड बाई 2 ना। तो μ0I l डिवाइडेड बाई 2 पाई 1 - 2/√3 ln 2 + √3 डिवाइडेड बाई 2। ये हमारा फ्लक्स के लिए इंफॉर्मेशन हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से कोई भी अगर हमको अरेंजमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन दिया जाता है तो वहां पे हम फ्लक्स का इंफॉर्मेशन बना सकते हैं। अगर हमको दिखता है कि फील्ड वेरिएबल है, यानी कि आइदर उसका डायरेक्शन या मैग्नीट्यूड, या हो सकता है किसी केस में दोनों ही, लूप के लोकेशन पे वैरी कर रहा है, तो हमको एलिमेंटल एरिया को कंसिडरेशन में लेना है और उस एलिमेंटल एरिया के करस्पॉन्डिंग फ्लक्स को रिकॉग्नाइज करते हुए देन आफ्टर उसको इंटीग्रेट कर देना है। तो हमारे पास टोटल फ्लक्स कितना बाउंड होगा उसके लिए इंफॉर्मेशन हो जाएगी, ठीक है। यस बोलो सर। भाई। यस सर। अब इसमें Yes, sir. एक Yes. चीज और हमको स्पेसिफिक रूप से ध्यान में रखना है ना। इधर में हम जो लूप के करस्पॉन्डिंग फ्लक्स के बारे में बात कर रहे होंगे तो उसमें कई सारे टर्न्स के लूप आएंगे, है ना, मल्टीपल नंबर ऑफ टर्न्स की बात करी जाएगी, ठीक है। तो सिंगल एक पर्टिकुलर एरिया के करस्पॉन्डिंग तो हम फ्लक्स को लिखने के लिए v डॉट ds कर सकते हैं और इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। लेकिन अगर कई सारे टर्न है लूप में तो हर एक इंडिविजुअल टर्न के लिए अगर हम लोग फ्लक्स लिखें और सबको ऐड कर दें तो हमको टोटल फ्लक्स के बारे में इंफॉर्मेशन बन जाएगी। क्लियर है क्या बात? यस सर। यस सर। दूसरी चीज, बहुत बार जो है वो लूप हमारा ऐसा भी बनेगा जिसमें कि
टर्न ऑफ द लूप को दिखाने के दौरान हमारे फिंगर्स का जो कर्लिंग होगी वो एक स्पेसिफिक पार्ट में तो एक डायरेक्शन में होगा, दूसरे पार्ट में जो है हो सकता है कि इट विल अपीयर इन द अदर डायरेक्शन। तो जो भी हम किसी एक पर्टिकुलर लूप के लिए फ्लक्स लिखने के दौरान एक स्पेसिफिक ट्रेंड में जब हम अपने फिंगर्स को कर्ल कर रहे होंगे तो वही ट्रेंड हम होल ऑफ द लूप के करस्पॉन्डिंग जो है वो मेंटेन रखेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एक पार्ट के लिए जो है वो हम उंगलियों का टर्न कर रहे हैं एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में, दूसरे पार्ट के लिए हम दूसरे डायरेक्शन में कर रहे हैं। जैसे मान लो कि हमको इस तरीके का कोई एक वायर लूप दिया गया ना, ये इस तरीके का वायर लूप दिया गया, दो सर्कुलर लूप का कॉम्बिनेशन है ये वायर लूप। ठीक है, क्या समझे? दो सर्कुलर लूप का कॉम्बिनेशन है ये वायर लूप। एक का जो रेडियस है मान लो कि आपने ए का बोल दिया और दूसरे का जो रेडियस है वो आप जो है वो a/2 का कह रहे हैं। और इसको जहां पे प्लेस करा है वहां पे अंदर की तरफ मान लो कि मैग्नेटिक फील्ड का अपीयरेंस हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्ट। ठीक है, तो मान लो कि एरिया वेक्टर को डिफाइन करने के दौरान अपने फिंगर्स को आपने ऐसे कर्ल करा। ठीक है, बात हमारी उंगली दिख रही है क्या? नहीं सर। हम्म, उंगलियां दिख पूरी रही? नहीं दिख रही। Yes, sir. अच्छा, जैसे मान लो कि ये बड़े वाले लूप के करस्पॉन्डिंग एरिया वेक्टर को दिखाने के लिए हमने उंगलियों को ऐसे कर्ल करा, यानी कि जो फील्ड का डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में हमने जो है एरिया वेक्टर का भी डायरेक्शन दिखा लिया ऐसे। अब सब दिख रहा है क्या? यस सर। Yes, sir. यानी कि हमने अपने उंगलियों को ये वायर जो है उसके करस्पॉन्डिंग ऐसे कर्ल करा है ना, उंगलियां हमारा ये एरो बना दिया, इधर की तरफ हमने ऐसे कर्ल करा। ठीक है, तो जब हम इसके लिए एरिया वेक्टर लिख रहे होंगे तो इसी वायर के करस्पॉन्डिंग ये वायर ऐसे गया है तो इसका एरिया वेक्टर हम ऐसे दिखाएंगे, है ना? यस सर। ये चीज को ध्यान में रखना। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड वाले में इस तरीके का अपीयरेंस नहीं होता था क्वेश्चन में या वर्किंग में, क्योंकि वहां पे हमारी एक पर्टिकुलर फ्लैट एरिया हुआ करती थी जिसके करस्पॉन्डिंग हमको फ्लक्स के बारे में इंफॉर्मेशन जो है वो लिखना होता था। यहाँ पे क्या होगा, वायर लूप्स होंगे उनके लिए हमको जो है वो फ्लक्स लिखना है, तो बेसिकली वायर लूप के द्वारा एरिया ही कवर्ड होगी, लेकिन लूप में वायर का जो ट्रेंड है उसमें एक के करस्पॉन्डिंग जो आपने फ्लक्स को लिखने के लिए एरिया वेक्टर का सेंस लेंगे। ऐसा नहीं है कि दूसरे वाले में जो कर्लिंग ऑफ द फिंगर्स का जो सेंस है उसको आपको अलग करना है, उसी तरीके से कर्ल करना है, उसी कंटिन्यूएशन में अपने फिंगर्स को कर्ल करना है। तो जैसे इसको आपने एरो के करस्पॉन्डिंग ऐसे कर्ल किया एरिया वेक्टर को दिखाने के दौरान, है ना भाई? तो इसको जब एरिया वेक्टर के करस्पॉन्डिंग दिखाओगे तो उसका जो डायरेक्शन है दैट विल बी टेकन लाइक दिस वन, है ना? जो एरो मार्क है उसी के करस्पॉन्डिंग आप अपने फिंगर्स को कर्ल करेंगे। ठीक है, क्लियर है यस क्या? सर। Yes, sir. तो जब आप इस वाले एरिया के लिए फ्लक्स लिख रहे होगे तो एरिया वेक्टर और फील्ड वेक्टर दोनों सेम डायरेक्शन के हैं, है ना? तो पहले वाले लूप के लिए जो फ्लक्स है वो तो हमारा हो जाएगा b/πa², और दूसरे वाले के लिए जो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन है वो हमारा बाहर की तरफ होगा और फील्ड वेक्टर हमारा अंदर की तरफ, है ना जी? Yes. दूसरे वाले लूप के लिए एरिया वेक्टर का डायरेक्शन बाहर की तरफ होगा और फील्ड वेक्टर अंदर की तरफ है, तो जो फ्लक्स बाउंडेड है इट विल बी रिटर्न टू बी माइनस ऑफ b/πa/2 का स्क्वायर। ठीक है क्या?
तो अगर टोटल फ्लक्स की बात Yes, हम sir. कर रहे होंगे तो टोटल फ्लक्स के लिए हम दोनों को फ्लक्स को ऐड कर लेंगे, phi1 प्लस phi2 करेंगे। नेचर के साथ ये एडिशन हमको करना है भाई ना। तो पाई बी इंटू ए स्क्वायर माइनस का पाई बी इंटू ए स्क्वायर बाई 4, तो क्या हो जाएगा 3/4 पाई बी स्क्वायर बी ए स्क्वायर। इस तरीके से हम फ्लक्स के बारे में इंफॉर्मेशन जो है वो लिखेंगे किसी लूप के लिए। इसी तरीके से मान लो कि कभी आपको दिया गया कि एक हमारा पर्टिकुलर n टर्न का लूप है, ऐसे नंबर ऑफ टर्न्स ऑन दिस पर्टिकुलर लूप इज n, नंबर ऑफ टर्न्स ये तुम्हारा n है ना। और इसको आपने मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म जो है उसमें रख दिया, रेडियस ऑफ इंडिविजुअल लूप इज a। तो जब आप इसके लिए फ्लक्स को लिखने का प्रयास करेंगे तो एक टर्न के लिए जो होगा b इंटू पाई ए स्क्वायर होगा और उसमें नंबर ऑफ टर्न्स आप मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है ना भाई। Yes, sir. बात समझ में आ रही है क्या। तो टोटल जो फ्लक्स इसके द्वारा बाउंड होगा पाई बी एन इंटू ए स्क्वायर, दिस विल बी द टोटल फ्लक्स बाउंडेड बाय दिस पर्टिकुलर लूप। एन टर्न का अगर लूप है तो ऐसे लिखोगे, ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. या इसी चीज को समझना है तो ऐसे भी समझो। मान लो कि एक आपको बोल दिया कि सोलिनॉइड है ना, एक सोलिनॉइड है, क्लोज पैक लॉन्ग सोलिनॉइड है, और आपको बोला गया कि इस सोलिनॉइड का जो रेडियस है दैट इज ए, इसमें करंट आप फ्लो करा रहे हो आई का, ठीक है। आई इज द करंट फ्लोइंग थ्रू दिस पर्टिकुलर सोलिनॉइड एंड नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ is n and length of the solenoid ये मान लो कि L बोल। तो आपको अगर लॉन्ग क्लोज पैक्ड सोलेनॉइड है तो इस सोलेनॉइड के द्वारा जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है वो आपको मालूम है कि म्यू नॉट एन आई से लिखी जाती है भाई, Yes, sir. मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू Yes, दिस पर्टिकुलर सोलेनॉइड, ठीक है ना। Yes, sir. और उसके इन्फ्लुएंस में एक सिंगल टर्न के द्वारा जो फ्लक्स बाउंड होगा ये अगर आपसे कोई पूछता है कि व्हाट विल बी द फ्लक्स बाउंडेड बाय द सिंगल टर्न ऑफ दिस पर्टिकुलर सोलेनॉइड, तो म्यू इंटू म्यू नॉट एन इंटू आई इंटू पाई ए स्क्वायर से लिखेंगे। Yes, sir. और अगर मुझे टोटल फ्लक्स बाउंडेड बाय दिस सोलेनॉइड लिखना है, टोटल फ्लक्स बाउंडेड बाय द सोलेनॉइड अगर हमें लिखना है तो टोटल जो नंबर ऑफ टर्न्स है इस सोलेनॉइड में उससे हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। तो म्यू नॉट एन आई इंटू Yes, sir. पाई ए स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई एन इंटू एल, है ना। एन इंटू एल विल बी द नंबर ऑफ टर्न्स, n into L number of turns। तो जो फ्लक्स के लिए इंफॉर्मेशन हमारे पास बना वो हो जाएगा म्यू नॉट एन स्क्वायर आई इंटू पाई ए स्क्वायर एल।
ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. तो ये तो हमारे पास तरीका हो गया कि कभी किसी पर्टिकुलर लूप या किसी एरिया के लिए कैसे हमको मैग्नेटिक फील्ड का फ्लक्स कैलकुलेट करना है, इवैल्यूएट करना है। अब आते हैं अपने फैराडे साहब के नियम के ऊपर। इनके द्वारा जो दिया गया इंफॉर्मेशन है उसको समझने का हम लोग प्रयास करते हैं। तो फैराडे का जो लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का इंफॉर्मेशन है, ये एक तरीके से समझो तो इन्वेंशन या डिस्कवरी जो नाम देना चाहे, बाय चांस है ना। डिस्कवरी बाय चांस क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसके पीछे की जो कहानी बताई जाती है वो ये है कि फैराडे साहब कुछ एक्सपेरिमेंटेशन परफॉर्म कर रहे थे और उस एक्सपेरिमेंटेशन के दौरान जो उनका एक्सपेक्टेशन था कि हमारा जो ऑब्जर्वेशन है, जो रिजल्ट है वो इस तरीके का आना चाहिए, वैसे ऑब्जर्वेशन या रिजल्ट्स उनको मिल नहीं रहे थे। ठीक है ना। यानी कि जो उनका हाइपोथेसिस थी जिसके अकॉर्डिंग वो एक्सपेरिमेंटेशन शुरू किए थे, इससे रिलेटेड नहीं, जो ईएमआई से रिलेटेड एक्सपेरिमेंटेशन नहीं था, वो अलग एक्सपेरिमेंटेशन था। उसको आप परफॉर्म कर रहे थे और जो उनका एक्सपेक्टेशन था उस तरीके के उनके रिजल्ट्स आ नहीं रहे थे उस एक्सपेरिमेंटेशन के दौरान। तो झल्लाहट में उनके हाथ में एक मैग्नेट था, उस मैग्नेट को उन्होंने फेंका। ठीक है। और उसी लैबोरेटरी में जो है एक कॉइल थी जिससे कि गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड थी। जब उन्होंने फेंका तो देखा क्या कि गैल्वेनोमीटर की जो निडल है दैट इज गोइंग टू बी डिफ्लेक्टेड, वो डिफ्लेक्ट होने लगा। है ना। कॉइल में कोई करंट नहीं था, लेकिन जैसे ही उन्होंने मैग्नेट को फेंका तो ऑब्जर्व क्या किया कि वो जो निडल है वो डिफ्लेक्शन दे रही है। तो उस डिफ्लेक्शन को उन्होंने ऑब्जर्व कर लिया कि वहां पे डिफ्लेक्शन आया उस निडल में। और फिर वो अपना जो एक्सपेरिमेंटेशन कर रहे थे उस एक्सपेरिमेंटेशन को छोड़ के ये नए जो ऑब्जर्वेशन मिला था इस पे जो है वो नए सिरे से एक्सपेरिमेंटेशन परफॉर्म करना शुरू किए। और उसी एक्सपेरिमेंटेशन में उन्होंने ये लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का इंफॉर्मेशन दिया। ठीक है। एक्सपेरिमेंटेशन, मान लीजिए कि आप भी इस तरीके का कुछ परफॉर्म करना चाहते हैं जो उन्होंने अपने ईएमआई से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को बनाने के दौरान यूज करे किया था। तो मान लो कि एक सोलेनोइड, ठीक है ना, और इस सोलेनोइड को आपने क्या करा कि एक बैटरी और एक रिहोस्टेट के थ्रू आपस में कनेक्ट कर दिया दोनों एंड को। ठीक है। और आप ये की को क्लोज कर दे रहे हैं, तो आपके पास जानकारी क्या बनेगा कि सोलेनोइड में करंट फ्लो करेगी और उस करंट के इन्फ्लुएंस में इधर से ऐसे इस सोलेनोइड के द्वारा जो है वो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो जनरेटेड होगी। कुछ इस तरीके की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमारे सोलेनोइड के द्वारा जो है वो प्रोड्यूस होती हैं, आपको मालूम है ना। इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो जनरेटेड है। केवल एक साइड की फील्ड लाइंस को मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, तो उस कंप्लीट फील्ड लाइंस का रिप्रेजेंटेशन नहीं किया। इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड इस सोलेनोइड ने प्रोड्यूस किया। ठीक है। और आपने क्या किया कि एक कॉइल लिया और इस कॉइल को
आपने इस सोलेनॉइड के एक्सिस के अलोंग प्लेस कर दिया। अगर आप अपने इस कॉइल को इस सोलेनॉइड की तरफ ले जाते हैं या सोलेनॉइड से दूर ले जाते हैं, ठीक है, ये जो कॉइल है, इस कॉइल को आप अपने सोलेनॉइड से करीब ले जा रहे हैं या दूर ले जा रहे हैं, तो ऐसे केस में आपको ऑब्जर्वेशन क्या मिलेगा कि इस कॉइल में जो है वो करंट जो है वो फ्लो कर रही है। ठीक है, करीब ले जा रहे होंगे तो एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में आपको करंट फ्लो करती हुई दिखेगी, और अगर आप दूर ले जा रहे होंगे तो उसका जो डायरेक्शन ऑफ करंट होगा दैट विल बी जस्ट अपोजिट टू द प्रीवियस वन। ठीक है ना, बट दोनों ही केस में चाहे आप इस कॉइल को इसके करीब ले जाइए या इसके से दूर ले जाइए, दोनों केस में आप अगर यहाँ पे मान लो कि इस कॉइल को ब्रेक कर दिए और यहाँ पे आपने इसको ब्रेक करने के बाद यहाँ पे एक गैल्वेनोमीटर लगा दिया ना, ठीक है, इस कॉइल को ब्रेक कर दिया और इधर में आपने एक गैल्वेनोमीटर लगा दिया इस कॉइल के दोनों टर्मिनल के बीच में, तो आपको मिलेगा कि इन बोथ द केस, चाहे आप नियरर टू द सोलेनॉइड आप इसको मूव करा रहे हो या दूर ले जा रहे हो, in both the case you are getting the डिफ्लेक्शन इन दिस पर्टिकुलर गैल्वेनोमीटर। आपको इस गैल्वेनोमीटर के द्वारा डिफ्लेक्शन जो है वो शो किया जाएगा। ठीक है, बट दोनों केस में जो डिफ्लेक्शन होगा दैट विल बी इन अपोजिट डायरेक्शन, है ना। कब किस केस में किधर की तरफ होगा उसकी बात हम बाद में करेंगे। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप इस कॉइल को नियर टू दिस पर्टिकुलर सोलेनॉइड या दूर ले जा रहे हैं तो देयर इज गोइंग टू बी इंड्यूस सर्टेन ईएमएफ, इसमें आ रहा है ईएमएफ जिसके कारण करंट फ्लो कर रही है। ठीक है ना, किसी भी वायर लूप में अगर Yes, sir. करंट फ्लो कराना है तो नेसेसरी है कि वहां पे सर्टेन ईएमएफ होना चाहिए, तभी जाकर के उस लूप में जो है वो करंट का अपीयरेंस होता है। ठीक है ना, तो ये जो ईएमएफ है इसी को हम लोग इंड्यूस ईएमएफ के रूप में जो है वो रिकॉग्नाइज करते हैं। मान लो कि इसी एक्सपेरिमेंटेशन को आप दूसरी तरीके से कर रहे हैं। आपने जो ये कॉइल लिया, ये कॉइल को आप एज इट इज अपनी पोजीशन पे रखे हैं, उसकी पोजीशन को नहीं बदल रहे हैं, इसमें तो मूव करा रहे थे, इसकी पोजीशन को नहीं बदल रहे हैं, बट आप बदलाव जो करने जा रहे हैं वो है इस सोलेनॉइड में फ्लो करने वाली जो करंट है उसको आप बदल रहे हैं, है ना, यानी कि रियोस्टेट को जो कि पहले इधर में था, है ना, दूर में था, यानी कि ज्यादा रेजिस्टेंस सर्किट का यूज हो रहा था, सर्किट का रेजिस्टेंस बड़ा था, उसकी जगह पे आप इसके रेजिस्टेंस को, सर्किट के रेजिस्टेंस को घटा रहे हैं, यानी कि करंट को बढ़ा रहे हैं। अपने सोलेनॉइड में जो फ्लो करने वाली करंट है इस करंट को आप इंक्रीज कर रहे हैं। ठीक है, इसको मूव नहीं करा है, इस कॉइल को अपनी पोजीशन पे ही रखा है, बट आप रियोस्टेट को मूव करा रहे हैं, जिसकी वजह से सोलेनॉइड में जो फ्लो करने वाली करंट है वो करंट बदल रही है। ठीक है, जैसे जैसे आप इसको लोअर रेजिस्टेंस की तरफ मूव कराओगे वैसे वैसे करंट बढ़ेगी, और जैसे जैसे आप इसको हायर रेजिस्टेंस की तरफ मूव कराओगे वैसे वैसे करंट जो होगी वो घटेगी। और उसके इन्फ्लुएंस में भी आप पाते हो कि इस पर्टिकुलर जो कॉइल है, इस कॉइल में जो है ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, इसमें जो है करंट फ्लो करती हुई आप ऑब्जर्वेशन में पाते हो। ठीक है, अगर ये दोनों जो फिनोमिना है, इन दोनों फिनोमिना को अगर आप एक साथ समझने का प्रयास करें तो आपको दिखता क्या है कि अगर मैं कॉइल को इसके करीब ले जा रहा हूं तो आपको मालूम है कि सोलेनॉइड की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं वो इस तरीके से डाइवर्ज होती हैं बाहर की तरफ, है ना भाई।
तो जब आप कॉइल को करीब ले जाओगे तो आप स्ट्रॉन्गर फील्ड की तरफ उसको मूव करा रहे हो। Yes, sir. अगर आप इसको स्ट्रॉन्गर फील्ड की तरफ मूव करा रहे हो तो जो फ्लक्स बाउंडेड बाय दिस पर्टिकुलर कॉइल है, मैग्नेटिक फील्ड का जो फ्लक्स बाउंड हो रहा था, दैट वाज गोइंग टू इंक्रीज। Yes, sir. और उसी तरीके से अगर आप इसको दूर ले जा रहे हो तो जो फ्लक्स बाउंडेड बाय दिस पर्टिकुलर कॉइल है, दैट इज गोइंग टू डिक्रीज। Yes, ठीक है sir. ना, Yes. वो घटने जा रहा है। यानी कि आपने फ्लक्स में चेंज लाया, मैग्नेटिक फील्ड का जो फ्लक्स है वो बदल रहा है। इसी तरीके से यहाँ पे क्या है, जब आप करंट को बढ़ा रहे हो तो करंट बढ़ाओगे तो किसी भी पर्टिकुलर पोजीशन पे इस सोलेनॉइड के द्वारा जो प्रोड्यूस होने वाली मैग्नेटिक फील्ड है वो बढ़ेगी। तो लूप के लोकेशन पे जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय द सोलेनॉइड होगा वो बढ़ेगा, यानी कि फ्लक्स बदलेगा, लूप के द्वारा बाउंडेड फ्लक्स बदलेगा, है ना। Yes, sir. और Yes. अगर मान लो कि करंट को आप घटा रहे हो तो जो फ्लक्स बाउंडेड बाय द लूप होगा दैट विल डिक्रीज। यानी कि दोनों ही सिचुएशन में आपको ऑब्जर्वेशन क्या बन रहा है कि इन कॉइल्स के द्वारा जो बाउंडेड मैग्नेटिक फील्ड का फ्लक्स है दैट इज गोइंग टू चेंज। ठीक है, वो फ्लक्स बाउंडेड बाय द लूप जो है वो बदल रहा है। और जहां कहीं भी फ्लक्स में चेंजेस आता है टाइम के साथ, है ना, फ्लक्स बाउंडेड बाय द लूप जो है वो टाइम के साथ बदलता हुआ ऑब्जर्वेशन में आता है, वहां पे हर जगह पे आप ऑब्जर्व करते हैं कि देयर इज सर्टेन ईएमएफ इंड्यूस इन दैट पर्टिकुलर लूप। ठीक है, ये फैराडे का ऑब्जर्वेशन है। ठीक है, ये दोनों का जो बेसिक मैकेनिज्म है जहां से ये पर्टिकुलर ईएमएफ जो इंड्यूस हो रहा है उसको हम एक्सप्लेन करते हैं, वो मैकेनिज्म डिफरेंट है, बट जो कॉमन बिहेवियर आप दोनों केस में पाते हैं वो सेम है। फ्लक्स में चेंज है टाइम के साथ, और जब कभी भी किसी भी कॉइल के द्वारा टाइम के साथ फ्लक्स में चेंज का आप ऑब्जर्वेशन पाते हैं तो देयर इज एन ईएमएफ इंड्यूस इन दैट पर्टिकुलर कॉइल। क्लियर है बात, Yes, sir. Yes, है ना। sir. तो फैराडे का ऑब्जर्वेशन क्या है कि जब कभी भी किसी पर्टिकुलर कॉइल के द्वारा बाउंडेड मैग्नेटिक फील्ड का जो फ्लक्स है वो बदलता है तो उस कॉइल में जो है ईएमएफ इंड्यूस होता है। वो ईएमएफ कितना इंड्यूस होगा और किस सेंस की करंट को फ्लो कराएगा उससे रिलेटेड भी उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंटेशन पे बेस्ड ऑब्जर्वेशन दिया था। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन लिख लीजिए, है ना, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। whenever we observe the flux bounded by a particular loop, closed loop, flux Sir, bounded एक by बार फिर से a, बोलना. whenever we observe that flux of magnetic field bounded by a closed loop is changing with time, then there is an EMF
induced in that loop. This induced EMF can be given by negative rate of change of flux. With time. ठीक है, टाइम के साथ जो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स है उसके निगेटिव के द्वारा हम इस इंड्यूस होने वाले ईएमएफ को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लिख सकते हैं जीटा दैट इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ डी फाई डी टी। ठीक है, ये फैराडे का लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है। ठीक है, अगर मान लो कि जो लूप यूज करा है आपने, उस लूप का जो रेजिस्टेंस है वो आर का है। इफ रेजिस्टेंस ऑफ loop is R, then current induced in the loop can be given by I that is equals to माइनस का 1/r डी फाई डी टी, है ना, जीटा बाई आर से लिखा जाता है ना भाई करंट। तो हमारे उस पर्टिकुलर sir. लूप में जो करंट अपीयरेंस में आएगी दैट पर्टिकुलर करंट कैन बी गिवन बाई माइनस का 1/r डी फाई डी टी, जहाँ पे आर क्या है, हमारे उस पर्टिकुलर लूप का जो है वो रेजिस्टेंस का इंफॉर्मेशन है। ठीक है, अब इधर में जो आपको ध्यान रखना है वो केवल मैग्नीट्यूड अगर लिखने में इंटरेस्टेड है कि व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ दैट पर्टिकुलर ईएमएफ, देन यू हैव टू टेक द मॉड वैल्यू ऑफ डी फाई डी टी, दैट विल गिव यू द ईएमएफ का मैग्नीट्यूड। लेकिन ये जो एक्सप्रेशन है जो फैराडे ने दिया था, इट इज सफिशिएंट टू स्पेसिफाई द सेंस ऑफ करंट आर सेंस ऑफ ईएमएफ इन दैट लूप ऑल्सो, कि किधर की तरफ की करंट फ्लो करेगी वो भी बताने में जो है वो सफिशिएंट है, जो फैराडे ने ऑब्जर्वेशन दिया था। बट अक्सर करके अभी हम इससे भी बताएंगे कि कैसे डायरेक्शन बता देते हैं आप करंट का कि किधर की तरफ की करंट होगी। बट अक्सर करके फैराडे का जो ये ऑब्जर्वेशन है, जो इंफॉर्मेशन है, इसको हम लोग केवल ईएमएफ या करंट को लिखने के लिए यूज करते हैं, और जो सेंस का इंफॉर्मेशन है उसको लिखने के लिए हमारे पास एक जनरल लॉ है जिसके बारे में पहले भी हमने थोड़ी बहुत चर्चा करी है, लेंज लॉ। उसको हम लोग यूज करते हैं या आप यूज कर सकते हैं जस्ट शुरुआती समय में, है ना, बट धीरे धीरे प्रैक्टिस में आ जाएंगे। लेंज लॉ से आसानी से दिया जा सकता है डायरेक्शन, है ना, बट आप प्रैक्टिस में आ जाएंगे तो यहाँ से भी आप डायरेक्शन के बारे में ऑब्जर्वेशन आसानी से दे सकते हैं। तो लेंज लॉ क्या कहता है उसको भी थोड़ा सा समझ लेते हैं, फिर डायरेक्शन की बात करेंगे कि किधर की तरफ की करंट इंड्यूस होगी। ठीक है भाई, Yes, sir. लेंज लॉ। लेंज साहब का जो ये नियम है वो किसी भी इंडक्शन से अपीयरेंस में आने वाले फिनोमेना के लिए वैलिड है ना।
और लेंज का नियम क्या कहता है कि इंडक्शन से अपीयरेंस में आने वाली कोई भी फिनोमिना इस तरीके से अपना अपीयरेंस लेती है कि जिस बेसिक कॉज से उसको उसका अपीयरेंस हुआ है उसका वो अपोजिशन करती है। एनी फिनोमिना अपीयरिंग ड्यू टू इंडक्शन occurs in such a way that it opposes the basic cause of induction। ठीक है, बेसिक कॉज ऑफ इंडक्शन। इंडक्शन की जो फिनोमिना है वो इस तरीके से अपीयरेंस में आती है कि जिसकी वजह से वो अपीयरेंस हुआ है उसका वो अपोजिशन करती है। ठीक है, यानी कि अगर मैग्नेटिक फील्ड के फ्लक्स के बढ़ने के कारण इलेक्ट्रिक करंट इंड्यूस हो रही है या ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है तो वो करंट या ईएमएफ इस तरीके से इंड्यूस होगा कि वो उस फ्लक्स के बढ़ने का विरोध करेगी। समझ गए क्या? और अगर मैग्नेटिक फ्लक्स के घटने के कारण जो है ईएमएफ या करंट इंड्यूस हो रही है तो वो ईएमएफ या करंट इस तरीके से अपना अपीयरेंस लेगी कि वो उस फ्लक्स के घटने का अपोजिशन करे। अब Yes, sir. बढ़ने का अपोजिशन कैसे हो सकता है भाई? बढ़ने का अपोजिशन अगर मान लो कि फ्लक्स बढ़ रहा है तो उसका अपोजिशन की बात है तो कैसे होगा? घटाएगा। करंट इस तरीके से फ्लो करेगी लूप में कि जो फील्ड है उसके अपोजिट डायरेक्शन में उस करंट के कारण फील्ड हो जाए। Yes, sir. ठीक है ना? जो करंट फ्लो करेगी वो इस तरीके से फ्लो करेगी कि उस करंट के कारण जो फील्ड है वो उस मैग्नेटिक फील्ड जिसके फ्लक्स के बढ़ने से वो इंड्यूस हुई है उसके अपोजिट डायरेक्शन में फील्ड प्रोड्यूस करने लगे करंट तो वो उस फ्लक्स के बढ़ने का अपोजिशन हो जाएगा। क्यों भाई? Yes, sir. और अगर मान लो कि जो है वो फ्लक्स घट रहा है तो फील्ड इस तरीके से प्रोड्यूस होगी उस लूप के द्वारा कि वो ओरिजिनल फील्ड के डायरेक्शन में फील्ड प्रोड्यूस करने लगे जिससे वो घटने का अपोजिशन हो जाए। या दूसरे वे में आप Yes, sir. ऐसे कह सकते हो कि मान लो कि आप किसी पर्टिकुलर सोलेनॉइड को या सोलेनॉइड की जगह मैग्नेट को एक लूप के करीब ले जा रहे हो और उसके कारण फ्लक्स में चेंज आया है और उसके कारण ईएमएफ इंड्यूस हुआ है, करंट इंड्यूस हुई है। तो जो करंट इंड्यूस होगी वो इस तरीके से होगी कि उसके कारण ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करें तो नजदीक जाने का अपोजिशन हो जाएगा। बोलो Yes, sir. भाई, ठीक है क्या? जैसे मान लो कि ये तुम्हारी कॉइल है? और ये तुमने एक मैग्नेट लिया इसके नॉर्थ पोल को इधर की तरफ रखा और इसको आप इसके करीब ले जा रहे हो, ऐसे आप मूव करा रहे हो। ये फील्ड है कि आप इसको इसके इधर ले जा रहे हो। ठीक है, यानी कि करीब ले जा रहे हो मूवमेंट। Yes, sir. तो इसमें करंट ऐसे इंड्यूस होगी कि वो इस पर्टिकुलर फ्लक्स
के बढ़ने का विरोध करे या करीब जाने का विरोध करे, यानी कि इसमें करंट ऐसे इंड्यूस होगी कि इधर से देखने पे एंटी क्लॉकवाइज, जिससे कि इधर इसका नॉर्थ पोल बन जाए, इधर इसका साउथ पोल बन जाए, ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करने लगे। Yes, sir. करीब जाने का अपोजिशन हो गया। Yes, sir. बात समझ में आ रही है क्या आप लोगों को? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है ना। और दूसरा जो फ्लक्स के करस्पॉन्डिंग हमने बात करी, अब देखो इसके द्वारा फील्ड ऐसे प्रोड्यूस हुई है मैग्नेट के द्वारा, उसके करस्पॉन्डिंग इसमें फ्लक्स बाउंड हो रहा है। इधर की तरफ एरिया वेक्टर को हमने मान लो कि डायरेक्शन का मान करके हमने इसका रिप्रेजेंटेशन किया, फ्लक्स बढ़ रहा है, एरिया वेक्टर इधर माना है ना, एस वेक्टर। तो फ्लक्स के बढ़ने का अपोजिशन कैसे होगा कि ये जो करंट इस लूप में फ्लो करे वो हमारे जो फील्ड ये प्रोड्यूस हुई है मैग्नेट के द्वारा उसके अपोजिट फील्ड प्रोड्यूस हो। तो अगर करंट इसमें एंटी क्लॉकवाइज फ्लो करेगी तो इस लूप के द्वारा फील्ड किधर प्रोड्यूस होगी, बाई तरफ के डायरेक्शन की होगी कि नहीं? Yes, sir. तो ये जो करंट फ्लो करेगी वो इधर की तरफ फील्ड प्रोड्यूस कर दी, यानी कि इस फ्लक्स के बढ़ने का अपोजिशन कर दिया। तो दोनों तरीके से आप इसको बोल सकते हो। अगर फ्लक्स बढ़ रहा है तो करंट ऐसे फ्लो करेगी कि वो उस फ्लक्स के बढ़ने का विरोध करेगी, या आप अगर करीब ले जा रहे हो तो इसको आप ऐसे कह सकते हो कि ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे, उस करीब जाने का विरोध करेंगे। करंट ऐसी फ्लो करेगी कि वो करीब आने का अपोजिशन हो जाए। तो अपोजिशन कैसे होगा? जब वो फोर्स इनके बीच रिपल्सन का लगने लगे, है ना। Yes, sir. Yes. या इसी का उल्टा देखो, इसी चीज का उल्टा इसी चीज का उल्टा मान लो कि ये तुम्हारी जो है लूप है और ये तुमसे मैग्नेट लिए हो, नॉर्थ पोल साउथ पोल, इसके द्वारा फील्ड ऐसे प्रोड्यूस हो रही है इस मैग्नेट के द्वारा। और अब की बार आप ये मैग्नेट को दूर ले जा रहे हो, इधर ले जा रहे हो, मोशन मूवमेंट इधर है ना, मूवमेंट इधर Yes, है। sir. ये लूप को नहीं मूव करा रहे हो, लूप यही रखा है, मूवमेंट नहीं दिया, लूप को नहीं दिया, ये मैग्नेट को मूव करा रहा है। तो मैग्नेट को अगर हम मूव करा रहे हैं भाई, तो हमको क्या दिख रहा है? ये अब दूर जा रहा है। तो इसमें करंट इस तरीके से इंड्यूस होगी कि वो उस मैग्नेट का दूर जाने का अपोजिशन करे, Yes, है sir. ना। तो दूर जाने का अपोजिशन कैसे हो सकता है? ये इस पे अट्रैक्शन लगावे, यानी कि Yes, करंट sir. ऐसे अगर इसमें फ्लो कर जाती है ऐसे बाई तरफ से देखने पे एंटी क्लॉकवाइज, इधर से देख रहे हो एंटी क्लॉकवाइज है या इधर से देख रहे हो तो क्लॉकवाइज है, तो इधर वाला जो इंड होगा वो साउथ पोल हो जाएगा, इधर वाला जो इंड होगा वो नॉर्थ पोल होगा ना इस डाइपोल का। Yes, sir. तो नॉर्थ साउथ फेसिंग हो गए, दे आर गोइंग टू अट्रैक्ट, तो अट्रैक्शन आ जाएगा इनके बीच, Yes, sir. ठीक है ना। तो इस तरीके से इसमें करंट इंड्यूस होगी, दिस इज द लेंज लॉ। या दूसरा तरीका, जब आप इसको इधर ले जाओगे तो फ्लक्स घटेगा, Yes, sir. फ्लक्स घटेगा। तो इस लूप के द्वारा करंट इस तरीके से फ्लो करेगी कि उस फ्लक्स के घटने का अपोजिशन करे, यानी कि लूप के द्वारा जो फील्ड हो वो ओरिजिनल फील्ड के डायरेक्शन में फील्ड प्रोड्यूस हो जाए। तो अगर लूप में आप ऐसे करंट फ्लो कराओगे तभी तो इस डायरेक्शन की फील्ड होगी बाई तरफ के डायरेक्शन की, Yes, sir. ठीक है। तो ये आपका लेंज का नियम हो गया। क्लियर है बात? Yes, sir. हम्म। Yes, sir. इफ द, तो नोट कर लो इसको, इफ द करंट इज इंड्यूस्ड ड्यू टू इंक्रीमेंट ऑफ फ्लक्स, if
current is induced due to increment of flux, then current will be in such a direction that it tries to reduce the flux boundary. And if current is induced decrement of flux, such a direction that this tries to increase the flux boundary. ठीक है, ये आपका Yes, sir. इंफॉर्मेशन हो गया लेंस का। अब आइए बात कर लेते हैं कि ये जो फैराडे का लॉ है उससे हम लोग इसी डायरेक्शन को कैसे देंगे, है ना, इसी इंफॉर्मेशन को। तो जैसे मान लो कि ये तुम्हारा लूप है और ये आपने इंफॉर्मेशन दोनों से सेम ही बनेगी, है ना, बट आप चाहो तो दोनों में से कोई जो आपको आसान तरीका लगे वो आप यूज कर सकते हो इंड्यूस ईएमएफ के या करंट के डायरेक्शन को जानने का। फैराडे का नियम जो कि जीटा इक्वल्स टू माइनस ऑफ डी फाई डी टी है। जैसे मान लो कि आप इस पर्टिकुलर मैग्नेट को इस लूप के करीब ले जा रहे हो, इधर की तरफ आप ले जा रहे हैं, मूवमेंट इधर की तरफ आपने दिया, तो जब आप इस पर्टिकुलर लूप के लिए फ्लक्स लिखोगे तो एरिया वेक्टर का कोई ना कोई एक स्पेसिफिक डायरेक्शन तो बनाओगे ना भाई। Yes, sir. या तो आप एरिया वेक्टर का डायरेक्शन इधर की तरफ लोगे या आप इधर की तरफ लोगे, कोई एक डायरेक्शन तो स्पेसिफाई करोगे। तो एरिया Yes, sir. वेक्टर को दिखाने का जो सेंस का तरीका है वो वही है जो पीछे में हम लोग यूज करते हैं। राइट हैंड के फिंगर्स को कर्ल करना है, लूप को राइट हैंड के फिंगर से लूप को कर्ल करना है। अंगूठे के खुलने का डायरेक्शन हम एरिया वेक्टर का डायरेक्शन मानेंगे। तो मान लो कि हमने अपने फिंगर्स को कर्ल करा ये क्लॉकवाइज सेंस में, जिससे हमको एरिया वेक्टर का डायरेक्शन ये मिला। मैग्नेट के द्वारा जो फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है दैट इज हैविंग दिस डायरेक्शन, आई एम मेकिंग एन एंगल स्मॉलर देन 90 विद द एरिया वेक्टर डायरेक्शन। तो जो फ्लक्स बाउंडेड बाय द लूप होगा इट विल बी पॉजिटिव एंड आल्सो इंक्रीजिंग विद द टाइम। Yes, sir.
तो डी फाई डी टी पॉजिटिव है और जीटा और उसी के करस्पॉन्डिंग जो करंट होगी इट विल बी निगेटिव Yes, sir. अगर आपने एरिया वेक्टर ऐसे लिया तो। ठीक है, तो अगर करंट या जीटा आपको निगेटिव मिल रहा है तो इसका मतलब है कि एरिया वेक्टर को डिफाइन करने के दौरान जिस डायरेक्शन में आपने उंगलियां घुमाई थी उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगी। ठीक है, तो एरिया वेक्टर को डिफाइन करने के दौरान आपने क्लॉकवाइज उंगली घुमाई थी तो करंट इधर की तरफ होगी आई। ठीक है, ये क्या डायरेक्शन है? डायरेक्शन ऑफ कर्लिंग ऑफ फिंगर ड्यूरिंग डिफाइनिंग एरिया वेक्टर। डायरेक्शन ऑफ कर्लिंग ऑफ फिंगर ड्यूरिंग डिफाइनिंग एरिया वेक्टर। ठीक है, एरिया वेक्टर को डिफाइन करने के दौरान जिस डायरेक्शन में आपने उंगली घुमाई थी उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट होगी। ठीक है, Yes, sir. Yes, sir. तो आज को यहीं पे करते हैं फिनिश ना, नेक्स्ट फिर अगले क्लास में बात करेंगे। Thank you, सर sir. लास्ट क्लास के नोट ना। हाँ, ये भेज रहा हूँ। सर लास्ट क्लास के भी भेज देना, लास्ट क्लास के आपने भेजे नहीं थे। अच्छा, Thank you, sir. थैंक यू सर। ओके। थैंक यू सर। Yes. लास्ट मतलब 19 की